बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक विद फाइज़ा बुखारी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दौरा गवादर किया और कई तरक्याती पैकेजेस का अनाउंस भी किया गया और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं वहाँ के नाराज़ कबाइल से बात करने के बारे में भी सोच रहा हूँ। सवाल जहाँ पर यह बनता है कि बलूचिस्तान जिसको हमेशा से महरूमी का एहसास दिलाया जाता रहा है, क्या उनकी महरूमियाँ दूर हो पाएंगी? और इसी के साथ साथ जी बात करेंगे सी पैक के हवाले से। मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी खूबसूरती से सवात में जलसा आम से खिताब करते हुए पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये बात कह दी थी कि हमने चीन को नाराज कर दिया है और हमारा सी पैक जो है वो मुतासिर हो रहा है। ये बातें कितनी सदाकत पर मबनी है, इन पे कुछ बात करेंगे। फिर कुछ बात करेंगे नैब केसेस के हवाले से। आए दिन जो पेशरफ्त नई सामने नजर आती है, कुछ बात होगी आसिफ अली जरदारी के नए अपार्टमेंट के हवाले से जो कि न्यूयॉर्क में लिया गया है और नैब की जानिब से ये कहना है कि इसको अभी तक अपने एहसासों में क्यों नहीं जाहिर किया गया। साबिक सदर ने 1 महीने की मोहलत मांग ली है क्योंकि वो चाहते हैं कि इस 1 महीने के अंदर वो तमाम उनको चीजें प्रोवाइड कर देंगे जो उनके अपार्टमेंट से मुंसलिक है। फिर जो कुछ बात करेंगे फवाद चौधरी साहब के हवाले से। फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि हमने 33 अरब रुपए जो हैं वो रिकवर कर लिए हैं। मुर्तजा वहाब साहब का ये कहना है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। अगर इन बातों में सदाकत है तो वो सबको सरेआम बता दें। और आसिफ अली जरदारी के ऊपर जो करप्शन की बातें की जा रही हैं और प्ली बार्गेनिंग की बातें की जा रही हैं वो सब झूठ पर मबनी है। वो वफाकी हुकूमत जो कभी कभी बिलावल भुट्टो जरदारी को गैर अहम समझा करती थी, उनके दौरा अमेरिका के ऊपर उनकी चीखें क्यों निकल गई। फिर कुछ बात करेंगे। शाजिया मरी साहिबा का ये कहना है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश नजर आता है, वहां पर तो खुद वफाकी हुकूमत वोट खरीद रही है। और अगर बात की जाती है इलेक्शन के हवाले से तो इलेक्शन रिफॉर्म्स किस तरह से लाए जाएंगे। फिर दोस्त आशिक अमान साहिबा का ये कहना है कि अगर बात की जाती है इलेक्शन रिफॉर्म के हवाले से तो हम इस्लाहात तो मुतारिफ करवाएंगे लेकिन अपोजिशन जो है अंधेरे में जाकर बंद कमरों में जाकर पाँव पकड़ती है लेकिन बाहर आके गले पड़ना शुरू हो जाती है। अपोजिशन की अगर बात की जाती है तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है नक्याल सेक्टर आजाद कश्मीर में लोगों से खिताब करते हुए ये बात नजर आते हैं कि अगर अपने जियालों को हुक्म दे दूं तो वोट को इज्जत दो और कठपुतली हुकूमत का एकदम से वो काम तमाम कर सकते हैं, उसे ठिकाने पे लगा सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मुजफ्फराबाद की आवाम ये बात खुद फैसला करे कि मुजफ्फराबाद में कठपुतली हुकूमत नहीं आएगी और कश्मीर इलेक्शन जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज के पैनल में मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर एनालिस्ट इकबाल शाह साहब, उनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर एनालिस्ट फयाज वड़ाई साहब और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार होश बख्श बाराज़ोई साहब। बाराज़ोई साहब, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी और आपसे पूछूंगी कि वज़ीर आज़म का दौरा गवादर आप किस तरह से देखते हैं। कई तरक्याती पैकेजेस का ऐलान भी किया गया और इसके साथ साथ गवादर खासी अहमियत का हामिल इसलिए भी है क्योंकि सी पैक की अगर बात की जाए तो अपोजिशन पे ये बात करती हुई नजर आती है कि सी पैक का जो मंसूबा है उसको नाकाम बनाया जा रहा है। ये बातें कितनी सदाकत पर मबनी है और इस दौरे को किस तरह से देखते हैं आप? किसी भी प्राइम मिनिस्टर का जो है अपने किसी प्रोविंस की किसी शहर में जाना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। बहरहाल गवादर तो आपको पता है कि हमारी वैल्यू है जिसमें एडिशन की जरूरत है। गवादर मैं आपसे अर्ज करूं कि गवादर बलूचिस्तान में है, ना कि बलूचिस्तान गवादर में। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जी बलूचिस्तान के ऊपर फैल जाए और बलूचिस्तान को प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि गवादर जो है जो वैल्यू है उसकी बलूचिस्तान के लिए उससे ज्यादा पाकिस्तान के लिए है। ठीक है जी। और सीपैक की वजह से तो सारी दुनिया की नजरें उसके ऊपर हैं। यकीनन अपोजिशन भी ठीक कह रही है तो अपोजिशन को भी अपने क्या कहते हैं तौर अतवार बराबर करने चाहिए ताकि इसके ऊपर और ज्यादा कंट्रोवर्सीज हमारे मुल्क में तो ना उभरे। बाहर तो जो कुछ हो रहा है वो तो हमारे खिलाफ चल ही रहा है जी। लेकिन ग्वादर यकीनन हमारी एक वैल्यू है, सारी दुनिया की नजरें इसके ऊपर है। और मैं समझता हूँ कि गवादर का बनना बलूचिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, पाकिस्तान के लिए बेहतरीन होगा। और हमारी गवर्नमेंट्स को चाहिए सक्सेसिवली कि अब बलूचिस्तान की तरफ ही जो है उनकी रोशनी फोकस होना चाहिए। हाँ, हमारी तरफ बलूचिस्तान सेंट्रिक होना चाहिए, बलूचिस्तान सेंट्रिक होना चाहिए सबको। और प्राइम मिनिस्टर को बलूचिस्तान के हर शहर में हर इलाके में जाना चाहिए ताकि बलूचिस्तान के बलोचों की और बलूचिस्तान के पश्तूनों की जो क्या कहते हैं नाराजगियां हैं उनको खत्म किया जाए। अच्छा बाराज़ोई साहब, आप वहां पर रहे, आप उस इलाके से हैं, आप ये मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि पिछले अदवार की निस्बत अब की मौजूदा हुकूमत क्या बलूचिस्तान के लिए फ्रूटफुल साबित हो रही है? और बिलखुसूस अगर सी पैक की बात की जाती है, सी पैक से ना तो सिर्फ बलूचिस्तान का फ्यूचर मुंसलिक है बल्कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी जो है वो सी पैक के साथ रिलेट नजर आता है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? यकीनन सक्सेसिवली जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने काम
यकीनन कुछ किया है, लेकिन ये कि अपने मकसद के लिए, हर एक का अपना मोडस ऑपरेंडी था, ताकि वो हम यहाँ से अपने लिए भी कुछ कर ले, और उन लोगों ने ये भी किया। पिछली रिजीम ने तो ये तक कहा कि जनाब अगर हम थे तो चाइना हमारे सीपैक में हमारे साथ मदद कर रहा था, वरना नहीं। लेकिन ये है कि कुछ गवर्नमेंट्स जो है ना, उन्होंने ठीक तरीके से काम किया, कुछ ने स्लोली काम किया। इस गवर्नमेंट का भी सिलसिला चल रहा है। दरमियान में कुछ बताते ये थे कि जी स्लो हो गया है मामला। हाँ, एक लिहाज से स्लो मुझे नजर आता है। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान जब आपकी नजरों में है सीपैक का, और सीपैक जो है ग्वादर के लिए है, तो फिर मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि ग्वादर बलूचिस्तान में है। हमारे पास वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है जी, एयरपोर्ट्स नहीं है, हमारे पास रोड्स नहीं है। मैं जब यहाँ आता हूँ तो मुझे ये मोटरवेज देख के बहुत ही मजा तो बहुत लेता हूँ जी ड्राइविंग का इसके ऊपर, लेकिन दुख भी बहुत होता है। दिल जलता है कि काश इसी स्टैंडर्ड की हमारे पास हाईवे ही होती, डुअल कैरिज, तो फिर तो ठीक था। अब वक्त आ गया कि बलूचिस्तान नजरों में हो, गवादर को एक तरफ रख के सारा बलूचिस्तान इसी तरह से डेवलप करे जैसे बाकी मुल्क में जो बड़े बड़े शहर हैं आपके पंजाब में या सिंध में। तो मैं ये चाहूंगा, लेकिन यकीनन जी गवादर जो है, गवादर डेवलप होगा तो बलूचिस्तान डेवलप होगा, और बलूचिस्तान डेवलप हुआ तो पाकिस्तान, क्योंकि 44% हम हैं और बड़ा सूबा पंजाब है। आपने बिल्कुल बचा फरमाया बाराज़ोई साहब, क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो कुदरती ज़खायर से भी माला माल है। मैं इसी पॉइंट पे आपके पास वापस आऊँगी। इकबाल शाह साहब, अगर हम स्पेशली बात करते हैं गवादर के हवाले से या बलूचिस्तान के हवाले से बात की जाती है, सवात में जलसा आम से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान साहब का ये कहना था, उनकी तकरीर बहुत लंबी थी, लेकिन उस तकरीर के कुछ पार्ट्स ऐसे थे कि जिसमें कहते हैं कि हमने चीन को नाराज़ कर दिया है, सीपैक हम मुतासिर कर रहे हैं, इमरान खान साहब से सिचुएशन नहीं संभल रही है। तो किस तरह से देखते हैं आप? एक तरफ दौरा गवादर है, तरक्याती पैकेजेस का अनाउंस जो है वो किया गया है, और उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब के ये कमेंट्स आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया फायजा। सवाल आपने इस एक सवाल में वो काफ़ी, मैं समझता हूँ उसको समेट लिए हैं जी। सबसे सबसे नवाब साहब ने भी बात की, और नवाब साहब वहाँ 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं, उनके वालिद साहब स्पीकर भी रहे, फिर वज़ीर आला भी रहे। उनकी ख्वाहिशें जो भी आपने सुना, और उन्होंने फेसबुक पर भी लगाया हुआ था कि जब वो बलूचिस्तान से निकलते हैं तो वो उदास हो जाते हैं। उदास इसलिए कि वहाँ सड़कें जो बनी हैं वो एक भी इस मयार की नहीं जो हमारे इन इलाकों में बनी हुई हैं। तो यहाँ आके एक तशनगी और एहसास महरूमी तो रहता है। असल जो वज़ीर का दौरा है उसके सो मैनी डायमेंशनल आप कह सकते हैं, लेकिन जो मैंने 2 बातें वहाँ देखी है सुनी हैं उस पर गौर करना बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि बलोचों के साथ अब बातचीत शुरू कर दी जाए। मसला यह है कि देर आए दुरुस्त आए। मसला आप देखें 3 साल हो गए इस हुकूमत को। अगर बलोचों की जो इस वक्त मुंतखब सूबाई असम्बली है, उसके अलावा भी लोग हैं जिन जो बाकायदा स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारी दुनिया को पता है। हर कबीले का एक सरदार है, वो उसे ऑन करता है। मेरे ख्याल से उन लोगों से मिलकर उनकी रिजर्वेशंस को दूर करना चाहिए। इसके भी अलावा आपने देखा कि एक वो कहता हिस्ट्री है कि जब बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ उन्होंने अलहाक किया तो उस तरह दूसरे सूबों की तरह नहीं किया। इन्हीं जो सरदारों ने बाकायदा रेजोल्यूशन पास किया, और इनकी बड़ी मेहरबानी है। मैं समझता हूँ उनको सैल्यूट पेश करते हैं। आपको अगर रेजर्वेशन है भी, कई दफ़ा मरी कबीलों ने आपने बगावत की, पहाड़ों पर चढ़े, जुल्फ़िकार भुट्टो से लेके कई दफ़ा उन्होंने जब बात की कि मैं नाराज बलोचों से बात करने की सोच रहा हूँ, अगर ये बात है तो मुझे एक और इसमें खदशा नजर आ रहा है जी। क्योंकि दूसरा उन्होंने फिक्रा बोला कि बलूचिस्तान की तरक्की का ना होना ये पार्लिमानी जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है इस वजह से नहीं हो रहा। यानी इस लफ्ज में बड़े ही एक सवालात पेचीदा है कि क्या वजीर आजम मुल्क में कोई सदारती निज़ाम ला रहे हैं। और जान कमालुद्दीन इस वक्त हैं, तो आप देखा कि छोटी सी असम्बली में जब अपोजिशन ने बाहर धरना दिया, गेट तोड़े, और ये पहली दफा हुआ, थाने में बैठे रहे, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ अनरेस्ट है। और सनाउल्लाह ज़ोहरी को बदलने में 1 घंटा नहीं लगा था। अब्दुल कद्दूस बजिंजो आ गए। अब्दुल कद्दूस बजिंजो साहब जो है वो इस वक्त भी कोशिश कर रहे हैं। सही। कुछ लोग मिल भी रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कुछ नुमाइंदों से बलूचिस्तान के। मुझे ये लग रहा है, आपने देखा कि जाम सादिक मिला है पिछले दिनों कुछ लोगों से जी। और
वहाँ कई कबाइल हैं, अब मरी कबाइल हैं, बुकटी इकबाल कबाइल साहब, हैं। ये और रिजर्वेशंस कैसे दूर हो सकती हैं? नाराज कबाइल जो है उनको किस तरह से राजी किया जा सकता है, और गवर्नमेंट को इस हवाले से क्या अपनी हिकमत अमली नहीं, रखनी वहाँ चाहिए? लोग मौजूद हैं जो उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनकी रिजर्वेशन हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ इस हालात में, जबकि बलूचिस्तान एक, मैं समझता हूँ कि एक सुलगती हुई चीज नजर आ रहा है। वहाँ दहशत गर्दी का कई दफा दुश्मन का निशाना है बलूचिस्तान। अफगानिस्तान में जो इस वक्त खाना जंगी के इम्कान आता है, उसके डायरेक्टली असरात जो बलूचिस्तान पर पड़ेंगे, उसके लिए जरूरी है कि बलूचिस्तान को खुसूसी अहमियत दी जाए डेवलपमेंट में भी, और उन सरदारों को भी, और उनके सरदारों को मनाने के लिए। पास वापस आती हूँ, फयाज राय साहब से पूछना चाहूंगी। फयाज राय साहब, अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान एक इस किस्म का इशू बन चुका हुआ है कि जिसके अंदर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा नजर आती है। और अगर हम बात इंडिया की करते हैं तो वहां से कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी हो जाती है, बहुत सारी तखरीबकारियां जो है वहाँ पे नाकाम भी बनाई जाती हैं। आप क्या समझते हैं जो मौजूदा हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो किस तरह से है, और गुज़श्ता अदवार में जो हमारी हिकमत अमली बलूचिस्तान के साथ रही है, क्या वो दुरुस्त थी? पहले तो मैं शायद साहब की बात करूंगा कि इन्होंने बड़ी एक ऐसी बात तलाश कर ली, खान साहब से ज़हन थे, शायद उनके अपने ज़हन में भी ना हो, ये अंदर की बातें बहुत खूब जान जाते हैं। देखिए, जो बलूचिस्तान का मसला है इस वक्त, आप देखें बलूचिस्तान, आपने अभी अपने इंटरव्यू में कहा कि कुदरती वसाइल से माला माल ज़मीन है ना। बलूचिस्तान की ये बदकिस्मती है कि बलूचिस्तान पे जहाँ गैरों ने उसको दबाव में डाला, वहाँ अपनों ने भी कुछ ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं किया, उन्होंने भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। खान साहब ने जब पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत का जिक्र किया तो उनका मकसद ये था कि जो भी वफाकी हुकूमत आई है बलूचिस्तान में, उस हवाले से काम नहीं किया। किसी भी लीडर ने, किसी भी वज़ीर आज़म ने उस संजीदगी से बलूचिस्तान के मसाइल को नहीं देखा, उनके वसाइल को नहीं देखा। और जो अभी आप बात कर रही थी कि बलूचिस्तान के अवाम मायूस हैं या परेशान हैं, इसलिए कि उनको बताया गया है कि आपके यहाँ सारी चीज़ें आपके यहाँ पैदा हो रही हैं, गैस आपके यहाँ से निकल रही है, रेकोडेक है, गैस आपको नहीं मिल रही, पानी आपको नहीं मिल रहा, रहन सहन इतना बुरा है कि पूरे मुल्क में सबसे ख़राब हालत है। तो उनमें एक मायूसी भी फैलाई जाती है, और वो जो मायूसी फैलाते हैं नासर, वो फिर उन लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो आप जिन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं, हकीकत और मबनी तो है ना, जो कि खुद बाराज़ोई साहब कह चुके हैं कि जब मैं बलूचिस्तान से बाहर ट्रैवल करता हूँ, मुझे मज़ा तो बहुत आता है रामदेव सफ़रों पर जाने थे, लेकिन जब मैं अपने इलाके को देखता हूँ तो फिर मुझे तकलीफ होती है कि ये सड़कें हमारे पास भी होनी चाहिए थी, तरक्याती काम हमारे पास। तो जब खान साहब ने कल एक बात किया तो उस पर उनमें कितनी मायूसी फैली होगी, या उनको कितना सही लगा होगा जब उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर जो हैं नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी बाहर तो जाकर शॉपिंग करते रहे लेकिन कभी बलूचिस्तान नहीं गए। तो यकीनन ये उनके हक में एक और फिक्रा बोल दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अब उन्होंने ये एक बात की है कि मैं ये बड़ा अहम, कल की उनका जो ग्वादर का दौरा, उसमें सबसे जो अहम बात है वो यही है कि हम सोच रहे हैं या सोचा जा सकता है कि वो लोग जो नाराज़ ग्रुप हैं उनके साथ बातचीत की जाए। वही लोग हैं जो उकसाते हैं लोगों को, जो मासूम लोगों पे उकसा लेते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये खान साहब की एक अप्रोच सही है। जब आप उनसे बात करेंगे, उनके मसाइल सुनेंगे, उनकी क्या ज़रूरियात है देखेंगे और उनको हल करने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन वो लोग, वो जो बाहर के मुल्क, जैसे अभी आपने भारत की बात किया, जो उनको मायूसी दिखाकर ये उनको इन्वॉल्वमेंट शो करता है वहाँ पर अपनी, और फिर उनको इस्तेमाल करता हो, जेन्युइन कर रहा है, ठीक है ना। उनके मसले को समझे, उनको बात करें, अपने हैं हमारे, ठीक है, अगर नाराज़ हैं तो उनसे बात करें, उनके मसाइल देखें, उनकी चीज़ें हल करें, उनको जेन्युइन प्रैक्टिकल काम करें, ताकि एक तो उनके दिल में पाकिस्तान से मोहब्बत पैदा हो और वो लोग जो उनको इस्तेमाल करते हैं उनको भी मौका ना मिल सके। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें खान साहब ने कल बिल्कुल सही कहा है, और इसको बड़ी, सिर्फ ये एक बात नहीं होनी चाहिए, इसमें बड़ी संजीदगी से अमल होना चाहिए, और पूरी मशीनरी जो है उसको एक्टिव होना चाहिए। और वो लोग जो बातचीत कर सकते हैं कि अफगान जो नाराज़ हमारे लोग हैं उनसे बातचीत करें और इस मसले का कोई मुश्किल हल निकालें, ताकि हम दहशतगर्दी से भी महफूज रहें। सही। बाराज़ोई साहब, आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान के लिए इस वक्त किस तरह की हिकमत अमली जो है वो मौजूदा हुकूमत को अपनानी चाहिए, और मौजूदा हुकूमत को आप किस तरह से देख रहे हैं कि एक तरफ से हम लोगों ने कुछ ऐसी अचीवमेंट्स भी की हैं जो माजी में हम नहीं कर सके थे, मैं बिलखुसूस खारजा पॉलिसीज के हवाले से बात कर रही हूँ, तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं बलूचिस्तान की आवाम का दिल जीतने में कामयाब हो जाएंगे, और वो जो महरूमियाँ जिनके बारे में बेशतर दफ़ा जिक्र किया जाता रहा है और वहाँ के लोगों को उस चक्कर में उनकी मासूमियत का इस्तेमाल किया जाता रहा है, क्या उसको रोक पाएंगे? देखिए बेबी, आपका बड़ा जबरदस्त सवाल है। मैं आपसे अर्ज करूं कि इमरान खान में और दूसरे किसी भी हुक्मरान में सिवाय भुट्टो के मैं देखता हूं कि कुछ फर्क है जी, लेकिन इनकी भी पार्टी में वो विजन नहीं है। मैं हमेशा आपको ये कहूं कि
बलूचिस्तान के अवाम जो है नाराज नहीं है। अगर नाराज होते तो आप कब का जो है ना मामला खराब हो चुका होता। कुछ लोग हैं जो इस नाराजगी का नाम लेके वो जो चलाते हैं अपनी क्या कहते हैं इंसर्जेंसी की एक मुहिम होती है वो चलती है, तो उसकी वजह से फिर बाहर के लोग, सबसे बड़ी बात बाहर की इन्वेस्टमेंट है इंडिया की खास तौर पे, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर हमारा माहौल जो है अब फिर जमहूरी दौर में पार्लियामान जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि जो असेंबलीज के अंदर घुस जाते हैं वो जो हैं वो बड़े क्या कहते हैं विजन वाले हैं, उसके अलावा कोई और स्टेक होल्डर नहीं है। भी हम भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा भी मुल्क है, हमारा भी सूबा है। हम अगर किसी वजह से नहीं जा सकते तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई सिस्टम में खराबी है। मेरे वालिद पहले स्पीकर थे, दोबारा पहले चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के पश्तून चीफ मिनिस्टर, दोबारा पश्तून चीफ मिनिस्टर वही बने, फिर स्पीकर बने 88 में। तो असेंबली में जब तक हम थे, असेंबलियां इस वक्त जो किरदार दिखा रही है आप देख रही है, फेडरल गवर्नमेंट में भी, नेशनल गवर्नमेंट क्या कहते हैं नेशनल असेंबली भी देख लीजिए, प्रोविंशियल असेंबलीज का जो हाल है, ये विजडम है। खान साहब को इनके नरगे से भी बाहर आना चाहिए। यकीनन इक्विटी एक तो देना जी, जो इलेक्टेड है, इलेक्टेड लोग जो है उनको कोई लोग सिलेक्टेड कहते हैं, सिलेक्टेड वाले लोग जो कहने वाले वो खुद कहते हैं कि जी हमने भी इलेक्शन चुराए हैं। तो अब इस किस्म के लोगों में जब आप बैठते हैं तो मैं अगर एक छोटी सी पीस ऑफ एडवाइस कहूंगा, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है खान साहब को, कि वो जो है ना सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स का मतलब जो बलूचिस्तान में रहने वाले हैं, असेंबलियों में जाने वाले नहीं, उन सबको देख लें कि क्या करना है। अवाम जो है ना, अवाम के लिए ग्रास रूट लेवल पे काम करने का काम होना चाहिए जी। रोड्स होने चाहिए। लंबा है बलूचिस्तान, बहुत ज्यादा, बहुत ही थिनली पॉपुलेटेड है, थिकली नहीं है, लेकिन एक बार की इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे स्कूलों को देख ले, वहाँ पे तालीम की क्या पोजीशन होती है। बाराज़ोई साहब, अगर आपकी बात को मैं आसान लफ्जों में बयान करना चाहूँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए तो फिर बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, लोग वहाँ पर जाएं। मसला ही सारा यही कि अवाम को कोई चीज मिल जाएगी ना तो वो राजी हो जाएंगे। हमारे बलूचिस्तान के लोग बड़े रॉ हैं, वो बहुत जल्दी खुश होने वाले हैं, छोटे पे खुश होने वाले हैं, थोड़े पे खुश होने वाले हैं। अवाम को टारगेट करें, पब्लिक को, जिसको अवाम कहते हैं, अवामी नुमाइंदों को नहीं। आप देख लीजिए ये पार्टी के अंदर ही झगड़े हैं जी। वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है बीएपी, उसके अंदर अपने झगड़े हैं, पीटीआई के अपने अंदर झगड़े हैं वहाँ के ऊपर। तो ये लीडर्स को समझाएं खान साहब अपने, और स्टेक होल्डर्स जो है ना बाहर के भी दो एक ले लें, कहीं कम से कम कलेक्टिव विजडम तो उनको मिले कि बलूचिस्तान का कलेक्टिव। तो आप ये समझते हैं कि खान साहब के अंदर इतने गट्स मौजूद हैं कि वो अपने दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो इस तमाम चीजों के ऊपर काबू पा लेंगे और बलूचिस्तान के लोगों को राजी कर लेंगे? जी, वो काम कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो वो काम कर सकते हैं। तो बलूचिस्तान की अवाम, मैंने आपसे पहले कहा, आप उनका हक दे दें बगैर मांगे और बगैर जताए, तो आप देख लीजिए इतना खुश होंगे कि आपको यकीन कीजिए कि पंजाब से गालियां पड़ रही है पाकिस्तान को, बलूचिस्तान से कुछ भी नहीं कहेगा। बड़ी खूबसूरत बात की आपने बाराज़ोई साहब कि अगर अपने लोगों को फैसिलिटेट करने में अगर हम कामयाब हो जाएं तो यकीन जाने दुश्मन के मुंह पे खुद बहुत ताला लग जाएगा। अगले इशू की तरफ बढ़ूंगी और कुछ बात करूंगी करप्शन केसेस के हवाले से। इकबाल शाही साहब, नई पेशरफ सामने नजर आती है। आसिफ अली जरदारी साहब जो है न्यूयॉर्क में एक अपना अपार्टमेंट रखते हैं, लेकिन अपने गोशवारों में और अपने असासों में बिल्कुल भी जाहिर नहीं करते उस अपार्टमेंट को। नैब की तरफ से जब ये केस पेश किया जाता है तो मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो 1 माह की मोहलत तलब कर लेते हैं। इस सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? और बिलखुसूस गवर्नमेंट जो कह रही है कि हमने इतने पैसे रिकवर कर लिए हैं, क्या पैसे रिकवर हुए हैं या नहीं? फायदा इसको बंद ही कर देना चाहिए। ये जो तमाशा मुल्क में लगा हुआ है ना, ये बिल्कुल लोगों को मायूस कर रहा है। यहाँ आप जेलों में आप देखें कि 1500 रुपए वाले चोरी के केसों में, बकरी चोरी वाले जो है जूते खा रहे हैं जी। अब ये लोग बाकायदा जब जेलों में तो घर जाते ही नहीं, जेल में अगर आप उनको कहते हैं कि इतना पीरियड रहे हैं तो बाकायदा हॉस्पिटल्स में होते हैं और उनकी प्राइवेट तौर पर इनकी जेलों को कर दिया जाता है रैशों को। फिर जब जाते हैं किसी अदालत में तो आगे इन्होंने अपने नौकरों ने बहुत पूरे तोड़े भर के इन फूलों के रखे होते हैं, जो वो आगे से फेंकते हैं, ये वी का निशान, तमाशा बनाते हैं अदालतों को। और कभी-कभी नैब ऑफिस जाते हुए सदके का गोश्त साथ ले जाते हैं। आप बताइए कि क्या ये अदालतों का फर्ज भी नहीं है कि जो आदमी फूल फेंकता है, यानी एक आदमी पर मुबैना तौर पर इसे करप्शन के इल्जामात हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, तो वो आदमी जाके तो वह भंगड़े डाल रहा है। भाई ये आप कर क्या रहे हैं? आपको चाहिए कि ये बाकायदा बंद करें और उस आदमी को कहें कि अगर आपने अकेले आना है
तो बिल्कुल आप आए और उसी तरह आए, अगर हम ना आए तो इस पर और पर्चा कर। रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं बाकायदा, यहाँ पे अब इस्तेमाल किया जा रहा होता है। आपने फ्लैट की बात की, भाई उनको तो डबल 9 घर भी मौजूद हैं दुबई के किसी इलाके में, जाके तलाश कर लें। ऐसी चीजें जो जिसको हम फ्लैट हम कहते हैं ना, फ्लैट से हमारी मुराद गरीबों की ये होती है कि एक कमरा होगा, एक दफ्तर होगा, बिल्कुल, भाई वो एक महल होगा, सरे माल कहीं है, कहीं फ्लैट का मतलब है कि वहाँ बकायदा बहुत बड़े विलास हैं। और जैसे नवाज शरीफ साहब ऑन करते हैं अपार्टमेंट्स, उन्हें अपार्टमेंट्स को हम शायद एक कमरे तक समझ लेते हैं, वो पूरी नाकामी है पूरी दुनिया में। आप जुडिशरी के तौर पर 122 नंबर पर हैं। ये सिर्फ अदलिया के सोचने की बात नहीं, हमारे भी सोचने की बात है। ये मुल्क को हम दिखा कह रहे हैं, पूरी दुनिया में हमारी साख ही नहीं है, हम हमारे फैसलों के प्रेसिडेंट ही नहीं है। यानी आप किसी सीआरपीसी में जाएं, किसी आप पीआरडी में जाएं, दुनिया को आप किताब खोल कर नहीं दिखा सके ये हमारा फैसला इंप्लीमेंट करें, हजारों फैसले कर दिए अपने पास रखें आप। सही वजह ये है कि आसिफ अली जरदारी हमारा जेर मौजू हम बने रहते हैं, कभी मियाँ नवाज शरीफ का मौजू बने रहते हैं, कभी कोई और मौजू बना रहता है। इनको चाहिए इनको सबको बाकायदा इम्यूनिटी दे दें, इनको छोड़ दें। और ये है कि कम अज कम आवाम तो सुख का सांस ले, जितना सैकड़ों मुलाजमीन रास्ते में खड़े होते हैं, ड्यूटियाँ होती हैं, अखराजात होते हैं। तो अगर सजा देनी है तो गरीब काफ़ी हैं जेलों में पड़े हुए, उनको सजा दें, उनकी डबल कर दें सजा, ताकि वो ज़ाहिर जेलों से ना निकलें। ये निज़ाम इंसाफ पर बहुत बड़ा सवाल निशान। और जब तक इस मुल्क में जुडिशरी की अपॉइंटमेंट के लिए कोई सॉलिड और अमेंडमेंट नहीं आती, जजेस की अपॉइंटमेंट पर आपको गौर करना पड़ेगा। और जब तक नहीं आती है इंसाफ को भूल जाएं। मुझे बताइए, जब चीनी 67 पर जहांगीर तरीन ने खुद दी चीनी, उसने कहा जी मैं यूटिलिटी स्टोर को देना चाहता हूँ, तो स्टे जब शुगर कमीशन बना, स्टे किसने दिया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट लेके केस बैठा रहा। फिर जब तक 100 हो नहीं गई 2.5 महीने में, तो मुझे बताइए कि आवाम का दुश्मन फिर मुझे तलाश एक सवाल का जवाब दें साहब। फवाद चौधरी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहते हैं कि 33 अरब रुपए की जो है वो रिकवरी हमने की है। सर 33 अरब एक बहुत बड़ी रकम है, रिकवरी हुई है? रिकवरी हुई है। रिकवरी हुई इस तरह है कि आप पूरा पाकिस्तान बहुत बड़ा है, केसेस की तादाद हजारों में है। सर मेरा उसमें एक्सीएन है, एसडीओ है, फलाना मेरा है, तो फोकस उन लोगों की तरफ है जिनके ऊपर गवर्नमेंट बात करती रही है कि लूटी हुई दौलत वापस आएगी अपने। कौन सी दौलत लूटी? मुझे बताइए कि आपने हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, 2000 आदमी ने पैसे जमा कराए, 6-6 लाख रुपया। आपने उस पैसों से एक ऐसे पैराडाइज खरीद लिए जो 10 टाइम बढ़ गए हैं, करोड़ों अरबों से खरबों तापाक हो गए हैं। वो नैब जो है बड़ी शो मार रही है कि पैसे हमने जी उनको दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं 20 साल पहले वाले। अब वो उस वक्त अगर बेचारा खरीदता तो आज वो प्रॉपर्टी का रेट 10 गुना बढ़ जाता। यानी आप ले कह रहे हैं, चाहिए तो ये कि जो आदमी जिस आदमी ने उस पर्पस के लिए पैसे लिए हैं, पैसे मत ले, उसकी प्रॉपर्टी टोटल कन्फिस्केट करें, ऑक्शन करें और अटैच करें, तो तब उनको अकोमोडेट करें ना। ये तो नहीं है कि आपने 20 साल पहले 2 लाख रुपया दिया, आज 2 लाख का 2000 बनता है। मुझे बताइए ये रिकवरी जो छोटी छोटी बन के अरबों रुपए हो जाती है, मुझे बताइए मेजर कहाँ से हुई है? क्या मियां नवाज शरीफ से रिकवरी हुई है? क्या सागडार से हुई है? क्या सरदारी से हुई है? नहीं हुई। तो कहाँ से हुई है? या गरीबों से, छोटे छोटे मुलाजमों से हुई है। फयाज वड़ाई साहब, इकबाल शाह साहब वही बात कर रहे हैं जो सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब साहब करते रहे कि जी मेरे फाजिल जो हमारे एक बहुत अच्छे जो हैं वजीर हैं, लेकिन वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो कह चुके कि हमने 33 अरब रुपए जो हैं वो रिकवर कर लिए हैं और आसिफ अली जरदारी जो है वो प्ली बार्गेनिंग के लिए तैयार है। तर्जुमान सिंध हुकूमत का ये कहना है कि सबूत के साथ बात की जाए कि आसिफ अली जरदारी ने करप्शन कब की, इसके भी सबूत दिए जाएं, और जो उनके ऊपर आए दिन इल्जामात आयद किए जा रहे होते हैं नैब की जानिब से, वो भी बेबुनियाद हैं। जैसे कि अभी एक रिसेंटली एक अपार्टमेंट सामने नजर आ गया अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो प्ली बार्गेनिंग की बातें की जा रही हैं वो सब झूठ है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? शायद सबने बड़े अच्छे पॉइंट उठाए। मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो बात की है ना कि ये बंद कर देना चाहिए ड्रामा, बिल्कुल ड्रामा हो रहा है। ये तो हम इन लोगों को जिनके पर हमने करप्शन के इल्ज़ामात लाए हैं, जिन्हें पकड़ कर हमने जेलों में डालते हैं, हम तो उन लोगों को हीरो बना रहे हैं जी। वो जिस दिन अदालत में पेश होता है ना बंदा, जब पॉलिटिकल बंदा जो नैब की हिरासत में है, तो वो इवेंट पूरे दिन का एक इवेंट होता है और पूरा उसको सेलिब्रेट किया जाता है। पूरे मुल्क की मशीनरी जो है वो उसकी तरफ हो जाती है, पूरे मुल्क का मीडिया वहां फोकस करना शुरू हो जाता है। सुबह वो पेश होते हैं और शाम तक सिक्योरिटी इदारे हैं वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फायदा बहुत एक था फायदा सिक्योरिटी का। दूसरे मिसाल में शहर में जैसे भी उन्होंने कहा कि पूरा वो इलाका बिल्कुल कैसे होता है, शाम को आप देखें चैनल्स में उन पर प्रोग्राम होते हैं, उनकी तारीफ होती है और ऐसी ऐसी हम बातें सोच कर उनके बारे में कह रहे हैं जो उनको भी पता नहीं होता।
ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा। अगर खान साहब ये कहते हैं ना मैं आम माफ़ी का ऐलान कर रहा हूँ, जाओ शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, नवाज शरीफ, जान छोड़ो, अब मुल्क ने जो खा लिया, अब हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए करते हैं और एक नया सिस्टम देते, एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को इंसाफ करते। वो सही कह रहे हैं, जब इतने दिन गुजर गए, आप हीरो भी बना दिए, कुछ भी रिसीव नहीं किया, वो लोग मौजें कर रहे हैं और वोटर अभी भी उनके कायम हैं। जब इलेक्शन होगा तो देख लेना, इनमें से बहुत सारे लोग जिन पर नैब के केस हैं वो ज्यादा अक्सरियत से जीतेंगे, क्योंकि उन पे साबित कुछ नहीं हुआ ना। आपने तो उनको हीरो बना दिया, एग्जैक्टली आपने उनको वो एक स्टंट प्रोवाइड कर दिया जिनमें उनकी पब्लिसिटी में इजाफा हो गया। जी, फायदा बात यह है कि हमारा जो अदालती सिस्टम है ना, मैं भी शायद साहब के बारे में सोच रहा था, मैं कहा ये अगर तौहीन अदालत ना हो तो अदालती सिस्टम में बहुत सारी चीजों को दुरुस्त करने बहुत सारी और मैं समझता हूँ कि पीटीआई इसलिए नहीं है कि पूरी दुनिया में रेशो आई है, आप 128 में 122 नंबर पढ़ लें जाके। मैं तो कहता हूँ तौहीन अदालत से बचकर, लेकिन है ये हकीकत था। आपने बचा फरमाया कि जो पीटीआई की हुकूमत है जिसका मकसद ये था कि हम इंसाफ के लिए आए, वो बैठते और पहले दिन से ये प्लान करते कि हमने लोगों को इंसाफ देना है। लेकिन शाहिद राय साहब, अदलिया का निजाम कैसे दुरुस्त होगा? अदलिया कैसे दुरुस्त होगी? यहाँ पर एक मुअज़्ज़ज़ जज साहिब जो हैं वो एक फैसला देते हैं, लेकिन जब वो दूसरी अदालत में वही केस, वही फैसला चैलेंज किया जाता है तो फिर वही मुअज़्ज़ज़ और फाजिल जज साहिब जो हैं, शायद उन्हें कोई दूध की बहती नहरें नजर आ जाती हैं जिसमें वो बंदा नहा धो के पाक साफ हो जाता है। पहले तो बात यह फायदा कि जो पाकिस्तान का कानून है, जो सही लॉ को जानता है बंदा, उनको पता है कि कानून कितना डिफिकल्ट है। पहले तो वो केस शुरू करता है, उसके स्टार्ट में कई महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। एक बंदा केस करता है, उसके पोते आ जाते हैं मैदान में। मतलब कानून का सिस्टम इतना स्लो है हमारे यहाँ। खान साहब अगर आए थे तो तहरीक इंसाफ आई थी, इंसाफ के नाम पर कानून को अगर सही कर देते थे, इंसाफ की फराहमी लोगों को जल्दी और फौरी यकीनी बना देते, तो मैं समझता था उनकी कुछ करने की जरूरत राय साहब, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कानून अंधे होने के साथ साथ जो है वो सुस्त रवि का भी शिकार होता है? बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार है हमारा कानून, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन फैज राय साहब, मैं एक बात आज तक नहीं समझ सकी कि जिस बात को हम 12 दफा रिपीट कर चुके हुए हैं कि वो लोग जिनके ऊपर एक अदालत में चार्ज जो है वो साबित हो जाता है, दूसरी अदालत उन्हें कैसे सादिक और अमीन डिक्लेयर कर सकती है? यही तो मैं कह रहा हूँ क्या ना, अदालती सिस्टम ये देखें, एक अदालत से फैसला आता है, दूसरे दिन वो दूसरी अदालत में जाकर अपील कर देता है, फिर अपील कई साल चलती है, फिर वो उस पर फैसला आता है। इजाजत दे तो मैं 51,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मैंने एक दफा स्टडी किया कि ये हो क्या रहा है। फिर मैंने देखा कि अगर आज ही कोई आदमी फाजिल जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करे तो यकीनन 50% केस सारे काम हो सकते हैं 1 मिनट में। वो कैसे, मुझे बताइए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक केस है, सपोज असिस्टेंट कमिश्नर ने कोई फैसला किया, तहसीलदार ने फैसला किया, उसकी अपीलेट कोर्ट जो है उसका ऊपर वाला अफसर डिप्टी कमिश्नर है, भाई वो करने दें। आपने सिविल कोर्ट में भी केस चला रहे हैं, एंटी करप्शन कोर्ट में भी चल रहा है, सूबाई और महोत्सव में भी चल रहा है, पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम में भी चल रहा है, वफाकी महोत्सव में भी चल रहा है। भाई अब 15-16 फोरम हमने बनाए हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं? इकबाल शाह साहब, आपकी अगर बात को मुख्तसर करके लोगों को डिलीवर किया जाए तो फिर सवाल मैं आपसे वही पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि वही अदालत जो है, उसी अदालत का एक बेंच बैठता है, वो आपको मुल्ज़िम डिक्लेयर कर देता है, लेकिन दूसरी अदालत में एक और बेंच बैठता है जो आपको कोर्ट का मसला होता है। कई चीजें उस वक्त मंजर पर नहीं होती, ये तो आप ना वो कानूनी हम कहते हैं 2 मंजिला निजाम जापान की तरह होना चाहिए कि एक हो ट्रायल कोर्ट, एक हो एपीलेट कोर्ट, खत्म। या सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट, ऊपर ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट है, और लग जाते हैं 29 साल, और फिर उस वक्त मुद्दई भी मर जाता है, और जिस पर एलिगेशन है वो भी मर जाता है। अच्छा सर, इतना बता दें, आसिफ अली जरदारी साहब के केस को किस तरह से देख रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि उनसे रिकवरी हो पाएगी? मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आपसे पूछ रही हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब इस्लामाबाद में जब वो दफा 11 साल जेल में थे तो मैं उनसे मिलता रहता था। 350 बंदे का खाना पकता था पेम्स में। वो जिस वक्त केस लड़ने में माहिर लोग कहते हैं ना, ये असल में तो हमारी शर्मिंदगी होनी चाहिए। वो लोग कहते हैं जी वो जो केस लड़ने के माहिर नहीं, हमारा निज़ाम खराब है। आप एक मुलजम को मुबैना तौर पर ही सही, आप उसको 350 बंदा रोटी खा रहा है, आसफा पैदाबाद में जेल में हो जाती है उसी दौरान, ये हकायक हैं, ये मैं कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा किसी बात। फिर बताइए वो बरी भी हो जाता है कैसे? फाइलें खत्म, जला दी जाती हैं, गवाह भाग जाते हैं, जज मर जाते हैं, तो आपकी लाहौर हाई कोर्ट का कितनी आगे नए जज, नया रिकॉर्ड। अब साबित कौन करे? पाकिस्तान का सीआरपीसी ये है कि जब तक विटनेस आखिरकार आके ना बताए और वो डरे भी ना, उसे मरने का भी डर ना हो कि रास्ते में मुझे एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक हो गया, फिर ले लें इंसाफ।
सही हो गया। सरदार होसफज परस सोई साहब, आप मुझे बताइए आप किस तरह से देखते हैं नैब केसेस जो हैं बड़े जोरों शोर से चल रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ये कहा करती थी हमने रिकवरी करनी है, फवाद चौधरी साहब का ये कहना है 33 अरब रुपए जो हैं अब तक मौजूदा हुकूमत रिकवर कर चुकी हुई है। इस साल भी रेवेन्यू जनरेट करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। वफाकी बजट हो या सूबाई बजट हो, दोनों का फोकस जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने पर है। बराज़ोई साहब, अगर रेवेन्यू जनरेट करने की बात की जाती है तो फिर इसका प्रेशर तो एक आम आदमी पर अच्छा खासा पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेयार जो है वो इस तरह से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस ट्रैफिक पुलिस का एहलकार की कारकर्दगी अच्छी रही, हम उसके चालान गिनकर बताते हैं कि ये कितना अच्छा ऑफिसर है क्योंकि इसने इतने चालान किए हैं। तो हुकूमत किस तरह से स्टैंड करेगी और ये नैब के केसेस को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मेरी ख्वाहिश तो ये थी, बल्कि मैं समझ भी यही रहा था, वो मुराद सईद साहब ने जब कहा था ना कि जब खान साहब आएंगे हुकूमत में तो पहले दिन इतने हजार जो ना अरब होंगे वो मुंह पे दे मारेंगे और दूसरे दिन भी ऐसे करेंगे। ऐसे नहीं हुआ जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये है कि इमरान खान ने एक सिम्त दे दी है, यकीनन उसकी तरफ अगर सही तरीके से जाते तो ठीक है। फिर नैब जो है ना, नैब क्योंकि NAB से बनता है, मैंने एक दफा जिला के लिखा था कि नैब को बैन होना चाहिए, BAN होना चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि नैब कुछ नहीं कर पा रही। नैब के बड़े बड़े जो क्या कहे शिकार थे वो सारे के सारे आराम के साथ बैठे हुए हैं जी। आपका जुडिशियल सिस्टम ये है कि वो कहता है कि जब गारंटी करें कि ये बंदा जो है सोमवार तक जिंदा रहेगा, और वो अभी 1.5 साल से बल्कि ज्यादा हो गए, 2 साल से ज्यादा हो गए, वो बंदा जिंदा है। तो यहाँ पे हम जो कुछ करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते। यकीनन माफियाज हैं, लोग हैं रोकने वाले, और बहुत सी रुकावटें हैं जी, बहुत सी रुकावटें आ गई हैं। उन रुकावटों को कैसे खत्म कर सकेंगे? इमरान खान काश पहले दिन से सीरियसली पकड़ लेते इसी की क्या कहें अकाउंटेबिलिटी की, तो फिर भी ठीक था। अब मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसे करेंगे। मशकूक बना दिया गया ना, अकाउंटेबिलिटी का जो तरीकाकार था उसको खुद ब खुद मशकूक बनाया जा रहा है। जी, बस इसी वजह से मुझे अभी यकीन नहीं आता, और मुझे यकीन नहीं आता। हो सकता है अल्लाह करे कि एक जंप स्टार्ट मिल जाए इस मुल्क को। जंप स्टार्ट के लिए फर्क सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊं इमरान खान का और कुछ किसी का नहीं है जी। इमरान खान भी क्या कहते हैं चूजी है, वो भी खुले नहीं, सबके साथ उनका नहीं, वो जिनके इर्द गिर्द जो है उन्हीं की बात मानते हैं। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके अंदर बड़े बड़े उस्ताद भी बैठे हुए हैं। सही, ठीक। फयाज राय साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी के निजी दौरा अमेरिका का सुनकर वफाकी हुकूमत की चीखें निकल गई। मुर्तज़ा वहाब साहब का ये कहना है कि वो लोग जो कभी गैर मामूली समझा करते थे या गैर अहम समझा करते थे बिलावल भुट्टो जरदारी को, आज उनके दौरा अमेरिका का नाम सुनकर उन्होंने चीखें क्यों मार दी? मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं अमेरिका के दौरे से हुकूमत की चीखें निकल गई, अंदाजा करो क्या बात है। हालांकि हुकूमत तो वैसी बात सही अच्छी ही है, हुकूमत शोर टाल लिया कि जी अमेरिका को कहने जा रहे हैं कि मैं हाजिर हूँ, हुक्म करें मैं करने को तैयार हूँ सबका, जिसके लिए खान ने इंतज़ार कर दिया या खान इनकार कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल ऐसी बात, ये शोबाजी है। अब तो फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो बिल्कुल नजर आ गया कि अमेरिका उनको कोई नहीं बुला रहा, ना अमेरिका ने उनको दावत दिया, ना उनको मिलने जा रहे हैं, ना ही वो कुछ को ऑफर कर रहे हैं। ये तो सिर्फ शो कर रहे हैं। देखिए, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद ही से पैसे खर्च करके अपने आप को मधु किया जा रहा है कि आपको फलानी बिल्कुल हो है। देखिए, अमेरिकन जो है उनको जरूरी है कि वहाँ बुलाकर उससे बातचीत करें। अमेरिकन की और सोच है, हम बड़े अंदाजे ये लगाते हैं जी फलां बंदा अमेरिका के सामने पेश हो रहा है कि मैं ये करूँगा। उनका एक अपना भी थिंक टैंक है, उनके अपने लोग हैं, उनके अपने इदारे हैं और बड़े मजबूत इदारे हैं। उनको पता है कौन उनका अपना बंदा है और कौन बंदा नहीं है। उनको ये भी पता है कि कौन बंदा उनकी मुस्तकबिल में बात मानेगा, कौन नहीं मानेगा। क्या हमारे मुस्तकबिल के फैसले वहाँ से हुआ करेंगे? हमारी आवाम का मैंडेट, हमारी आवाम की अपनी सोच, उनके मुंतखब करदा नुमाइंदे जो है उनकी राय को फायदा। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर किया, एक लीडर पे तौर पर बात की है, मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा कौम को क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। उन्होंने कहा है कि जनाब हम एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, और उन्होंने जिस तरह की तकरीर किया, जिस तरह उन्होंने इंटरव्यूज दिया और जिस जुर्रत से एक लीडर के तौर पर उन्होंने कहा है कि अब मेरे ख्याल में कि हमें ये ठीक है, हमारी तारीख ऐसी है, हमारा माजी ऐसे कि हमारी हुकूमतें, लेकिन अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब हम सही डगर पे आना शुरू हो गया। मेरे ख्याल में जो अभी आपने बात नहीं कहा मौलाना फजल रहमान की, अब चाहिए कि जो भी मसला ऐसा जो इसमें खारजा पॉलिसी इन्वॉल्व हो, मुल्की मुफाद हो, उसमें खुदा के लिए अपोजिशन को भी चाहिए कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और वो कोई ऐसा ना बयान दे जिससे पाकिस्तान के मुफाद को नुकसान पहुँचे। अभी ये ज़रूरत है कि हर सतह पे लोग ये सोचें, चाहे वो अपोजिशन में हूँ, चाहे हुकूमत में हूँ, चाहे वो हुकूमत में आने वाले हूँ, कि हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे इस मुल्क को, इस प्यारे वतन को नुकसान पहुँचे।
अब कुछ बात करते हैं कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। वक्त ही बहुत मुख्तसर है। कश्मीर इलेक्शन मुहिम स्टार्ट हो चुकी हुई है। नकियाल सेक्टर में आज़ाद कश्मीर में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो खिताब करते हुए ये बात कह रहे थे कि कठपुतली हुकूमत जो है वो ना कश्मीर में चलेगी और ना ही इस्लामाबाद में चलेगी, और अगर बात की जाए तो फिर वोट पे बात करें, उन्होंने एक ही तीर से दो लोगों को निशाना बनाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कहते रहे कि वोट को इज्जत देने वालों को मैं बताता हूँ कि कैसे इज्जत दी जाती है। इस स्पीच को किस तरह से देखते और इलेक्शन को किस तरह से देख रहे इकबाल शाह साहब? फायदा असल में देखता जा शर्माता जा जी, क्या सुनता जा शर्माता जा, ये लफ्ज़ है। पीडीएम में जो बातें हुई वहाँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने धुआंधार तकरीर की तो हंसे मज़ाक भी उनकी फड़क उठी, और फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान इस सिस्टम का फालतू जुज है, ये उसका लेना देना कोई नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अड्डे मांगे नहीं थे। ये मैं कश्मीर इलेक्शन पर ही आ रहा हूँ जी। तो साथ ही मियाँ शहबाज शरीफ बैठे तो उनको चाहिए था एज ए नेशनल लीडर बताते कि जब वो कौमी सलामती का इजलास हो रहा था तो मैंने पूछा था आर्मी चीफ से कि जी आप अड्डे ना दे के आपने बड़ी मेहरबानी की है, तो उन्होंने कहा नहीं, तो वज़ीर का फैसला है जी। आप मुनाफिकत देखिए कि दोनों लीडर पीडीएम जो लूली लंगड़ी पीडीएम है जिसमें एएनपी पीपल पार्टी नहीं थी, उसमें जो लीडर बैठे थे कोई बात कर रहा दूसरा कर रहा है। फिर आप आ जाए कश्मीर में, कश्मीर में वही पीडीएम अभी पीपल पार्टी निकली तो नहीं ना जी। वो कह रहे हैं जी कि कश्मीर में जाके सेंसिटिव प्लेस अगर वहां कंफर्टेबिलिटी होएगी तो फिर हम इंडिया को पैगाम दे सकेंगे कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म बंद करो। अब इन्होंने क्या कहा जी, मोदी जो आया था आपकी नवासी की शादी पर, हम भूले नहीं है। बिल्कुल उन्होंने कहा साथ में ये भी कह दिया कि अगर मैं जियालों को हुक्म दे दूं तो वो वोट को इज्जत देने वाले का बंदोबस्त भी कर देंगे। अब मियां शहबाज शरीफ मरियम नवाज शरीफ साहब जा रही हैं, 8 को मरियम नवाज शरीफ जा रही है, मियां शहबाज शरीफ क्या तकरीर करेंगे? जब लोग सवाल करेंगे कि आप गए थे दिल्ली में वजीर आज़म के तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब, आप किसी अदाकारा के घर तो चले गए डिनर करने, तो आपने कश्मीर रहनुमा को नहीं मिले, तो हमारे पास क्या लेने आए? बिल्कुल, और साथ में ये बात की जा सकती है आप कश्मीर किस मुंह से आ रहे हैं, आप तो उस बंदे को बुला रहे हैं, वही मोदी जिसे आपने अपनी नवासी की शादी पर इनवाइट किया है, वो न जाने अब कितने मुसलमानों का कत्लेआम कर चुका है। बिलावल साहब कह रहे हैं हुकूमत मैं बनाऊंगा, भाई आप 8 सीटों पर बंदे खड़े आपने किए हैं, मुझे साइंस बता दें कि कैसे आप 8 बंदे अगर जीतते हैं तो सारी असेंबली का कैसे आप बना लेंगे, कैसे बना सकते हैं? और अगर मरियम नवाज शरीफ जब जाकर तकरीर करेंगी तो यही सवाल होगा कि आपकी बेटी की शादी पर मोदी और दोवल क्या लेने थे, जबकि लाहौर में जौहर टाउन का जो बम धमाका है वो सीरियन ट्रेस हो गया कि राह नहीं कराया, बिल्कुल राह जो है वजीर आज़म के मतहत है, उसको हेड कर रहे हैं दोवल। जिंदाल के साथ मियां मोहम्मद नवाज साहब के साहबजादों के जाती प्रोजेक्ट चल रहे हैं बिजनेस के, वो तो और बात है। मैं बता रही हूँ कि ये वहाँ पर कारोबार भी कर रहे हैं, वहाँ पे कारोबार भी किए जा रहे हैं, तो फिर किस मुंह से जाएंगे कश्मीर? ये जो तकरीरें करेंगे अंधे लोग हैं, हाँ ये है कुर्सियां रखेंगे, लोग आ जाते हैं, और अब क्या कहा जाए, एंटरटेनमेंट का एक जरिया होता है, सुनने के लिए आ जाएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, मुझे ये बता दें कश्मीर इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं? इलेक्शन रिफॉर्म्स की भी बात की जाती है, फिर दोस्त आशिक खान साहिबा कहती हैं हम एक नया इलेक्शन सिस्टम जो है इलेक्टोरल सिस्टम वो भी मुतारफ करवाएंगे, और अपोजिशन को आड़े हाथे लेते हुए उन्होंने कहा कि ये वही नून लीग है जो कमरे में जाकर पाँव पकड़ती है और जब कमरे से बाहर निकलती है तो गले पड़ जाती है। क्या कहेंगे आप इस सवाल से? अकल केंद्रों की आप बात सुने ना तो इंतखाबी मुहिम भी चलाने नहीं आती जी। अभी आपने अपनी ही बात की है कि उसने कहा है बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहा है और कहा जी हम कश्मीर में भी जो कठपुतली हुकूमत है इंडिया की वो नहीं मानते, और जो पाकिस्तान में भी कठपुतली हुकूमत है इस्लामाबाद में हम उसको यानी आप कश्मीर काज के लिए बात कर रहे हैं, आप कश्मीर का केस लड़ रहे हैं, तो इंडिया तो कह सकता है जनाब अगर यहाँ भी कठपुतली हुकूमत है तो आप तो खुद अपनी हुकूमत को भी कह रहे इसी तरह कठपुतली है, वो भी तो इसी तरह गासिब है, तो फिर आप उसके खिलाफ जंग लें, उसको हटाएं, आप दूसरे मुल्क में आकर काम करने की क्या ज़रूरत है? यानी सोचते भी नहीं कि इतनी अहम बात को कि हमने कहाँ करना, हमारी कितनी मजबूत खारजा पुलिस है और हमारे इंडिया से किस तरह के मामला चल रहे हैं सिर्फ वोट के लिए, वोट भी आपके 8 सीटों पे बंदे खड़े हुए, आप ऐसी बात कर रहे हैं जो एक बहुत बड़ी काज को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आप कश्मीर की बात करें, कश्मीर के अवाम के मसाइल की बात करें, आप उनके इलेक्शन की बात करें, मतलब आप खारजा पॉलिसी को आप जो बेस है हमारे मुल्क की, आप सिर्फ वोटों के लिए आपने और दुश्मनी में सिर्फ हुकूमत को जिच करने के लिए आप उसको भी दाव पर लगा रहे हैं, इस कितनी भी सोचने की बातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो हुकूमत है और जो अपोजिशन है उनको एक तो आपने अच्छी बात की है जो अभी इंतखाबी असलाहत के वाले से कि उस पर इनको संजीदा होना चाहिए, क्योंकि इंतखाब अच्छा होगा, सही होगा तो उसके नतीजे में सही हुकूमत होगी। हमारी हुकूमतों का हमारी जो इलेक्शन के बाद रोना ही हमारा यही होता है अपोजिशन कि ये इलेक्शन नहीं सही हुए, तो जब मौका मिलता है तो फिर दोनों जिद में आ जाते हैं और मुतफिक नहीं होते। मेरे ख्याल में इलेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है कि इलेक्शन से पहले बैठ कर अभी मौका है
अपोजिशन भी और हुकूमत भी इस्लाहत कर ले, ताकि सिर्फ आप एक दूसरे को ताने ना देते रहें। और जो फरदौस आशिकवान जैसी खवातीन बैठी हैं, जो उनके बैठे हुए मुशीर, वो सिर्फ यह कि दूसरों को तंग करने के लिए, दूसरों को जिच करने के लिए चीजें इस्तेमाल करें। बयानबाजी पे फोकस कम किया जाए, जबकि सिस्टम को बेहतर किया सोचिए, इस मुल्क के लिए लास्ट बहुत हो गया। सरदार घोष बाराज़ोई साहब से पूछना चाहूंगी, कश्मीर इलेक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं? बलोचिस्तान हो, कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया जो है इन तमाम इश्यूज में इन्वॉल्वमेंट अपनी शो करता है। अपोजिशन की बयानबाजी को किस तरह से देखते हैं? पीडीएम क्या कर रही है? और इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करती हूँ कि आप मुझे बता दीजिए कि आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन कितना फ्रूटफुल रहेगा? देखिए, सीधी सी बात है जी, अपोजिशन जितनी बातें करती है, यकीनन उनका इरादा यही होता है कि कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर भी कोई मेहरबानी हो, कहीं ना कहीं से कोई फ्रेंचाइज उनको मिले। वरना ये अपोजिशन हमेशा रही है, इन्होंने इलेक्शंस करवाए हैं, हुकूमतें इन्होंने चलाई है, वहाँ पे इनको पता है प्रैक्टिसेस वही है जो उन्होंने भी की, वही प्रैक्टिस अभी भी चल रही है जी। मैं आपको बताऊं कि ये मियाँ साहब ने कहा था कि वोट को इज्जत दो, लेकिन मियाँ साहब ने नोट को बहुत ज्यादा इज्जत दे दी है। वो नोट जो है ना, वोट में भी आके घुस गया। शाजिया मरी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ये बात कर रही हैं कि फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हुकूमत भी वहां पर वोट खरीदने में मसरूफ है। इलेक्शन कमीशन क्यों चुप है? बाराज़ोई साहब, यहाँ पे तो इलेक्शन कमीशन पे भी हम जो है वो सही मानों में यकीन नहीं कर रहे, तो फिर इलेक्शन कैसे बेहतर होगा? देखिए बीबी, इलेक्शन भी तो कमिशन है ना, जिस चीज में कमिशन का नाम आ जाए उसमें गड़बड़ हो जाती है। सही, बड़ी खूबसूरती से बात की आपने। ठीक है ना जी। तो ये गम ही वहीं से है जहाँ से ये कहते हैं ना, एट सोर्स खराबी है हमारी। इलेक्शन कमीशन का काम है काम ठीक करना, लेकिन कमीशन ने कभी भी सीधा काम नहीं किया। मैं आपको अर्ज करूं, मेरा अपना जाती तजर्बा है, 70 में मैं छोटा था, लेकिन बाकी सब इलेक्शंस मैंने देखे हैं अच्छी तरह से जी। तो ये कि इलेक्शन कमीशन ठीक कर देना बड़ी मेहरबानी होगी इनकी। इलेक्शन कमीशन ये सोचे कि भाई हमने जो है ना, हमने दुनिया में तो लोगों को मुंह दिखाना ही है, आगे अल्लाह को मुंह दिखाना है। कोई ऐसी हुकूमत दे जाए हमको जो वाकई हकीकत में हमारी नुमाइंदा हो। मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इकट्ठे कैंपेन करेंगे क्या? ये तो कहा जा रहा है जी, जराए का भी ये बताना है कि मुहिम के लिए वो दोनों के दोनों जाएंगे। नून लीग इस वक्त एक पेज पर नहीं है, ये फिरदौस आशिकवान भी कह रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब रहेंगे फिर वो, या कहीं वो बात तो नहीं आ जाएगी कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा के अपने लोग तो तैयार थे ही नहीं, आपने खुद अपनी कैंपेन की नहीं, और जब इलेक्शन हार गए तो फिर कहा कि फलाना चोर था फलाना चोर था? मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो है आंगन टेढ़े में भी डांस करने के मशहूर लोग हैं, बहुत जबरदस्त डांस करते हैं टेढ़े आंगन पे भी जी। तो ये ऐसी बातें हैं सारी की सारी, वो चचा और भतीजी का मामला है, उनके घर का मामला है जी। हर घर में जो ना कंट्रोवर्सीज होती हैं, हम उसमें क्यों अपने क्या कहते हैं नाक, लेकिन पार्टी असरअंदाज हो जाती है। बाराज़ोई साहब, वर्कर परेशान हो जाते हैं ना, फिर वो किसकी सुने? शाहिदा खान अब्बासी साहब अलग स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप के लोग अलग स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। कोई इशू नहीं है। देखिए जी, पॉलिटिकली थोड़ा सा ढीठ होना चाहिए बंदे को, बाकी सब काम बराबर हो सही। तो आप कश्मीर इलेक्शन के हवाले से रिलैक्स नजर आ रहे हैं? मैं समझता हूँ बिल्कुल जी, रिजल्ट्स वही आएंगे जो चाहिए होते हमारे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया बाराज़ोई साहब। यहीं पर मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चलता है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान फायज़ा बुखारी को और मेरे मौजूद पैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।